मुझे लोहरदगा वाला एक इंसिडेंट अभी भी याद है। याद बताइए। लोहरदगा में ये मतलब रात 2-2 3-3 बजे तक ऑफिस में कुछ ना कुछ काम इनका चलता रहता था। तो मुझे पूरे लोहरदगा में उन्होंने एक चीज़ बताई नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर बाद में लोहरदगा से ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे बताया कि इनके मतलब नक्सली लोगों ने एक छोटा सा उनके ऊपर इनाम भी रखा था। अच्छा। कि मतलब वांटेड काइंड ऑफ, नक्सली वांटेड काइंड ऑफ। ये मुझे लोहरदगा से आने के बाद मुझे बताया उन्होंने। देखने आए थे तो मतलब मेरे घर वाले तो बहुत मतलब ऐसे थे कि नहीं तुम देखना नहीं, मतलब जैसे आंखों में आंखें डाल के देखते हैं या कुछ, मतलब नज़र एकदम झुका के रखना ऐसे, मतलब एकदम जो मतलब जैसे विवाह में जो परिपाटी अपनाई हाँ जाती वो है। भी पूनम ही है उसमें उनका नाम। तो पूनम, मूवी में तो वो एकदम वैसे रहना। तो मैं तो नहीं थी, मैं इनके पास देखी ही जा रही थी ऊपर से नीचे तक एकदम कि मुझे बात पीछे से टोका भी जा रहा था कि इतना आंखों में मत देखना, थोड़ी नज़र झुका के। बोले नहीं शादी करनी है तो देखेंगे, मैं तो देखूंगी। एंड फिर मुझे इनसे बात भी करनी थी कि एक मतलब थोड़ी ही देर तो जिससे शादी करनी उससे थोड़ी देर अकेले में बिना पूरे परिवार के साथ। मैंने फर्स्ट ईयर के बाद कई लोगों को मोटिवेट किया कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, यूपीएससी करते हैं। तो इस तरह से आपका था? इनिशिएट मैंने किया था, इसीलिए हम लोगों ने अपने ग्रुप को नाम भी पायोनियर दिया है। अच्छा तो बोले कि अगर मेरी कोई मसूरी में होती तो मैं उसी से शादी करता। अच्छा। मैं जिद पे अड़ जाता और मैं उन्हीं से शादी करता। हाँ, और वही हुआ कि जब तो देखने में स्मार्ट है, फिर मसूरी में कोई नहीं। स्मार्टनेस ही काफ़ी नहीं होता है। दूसरा कि आपको अपने तरफ से भी कुछ होना चाहिए, और वो कभी मकसद था नहीं कि जब मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो मेरा अपना एक थिंकिंग था कि जो वाइफ है वो घर संभालने वाली हो। मेरा पहले प्रयास में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मैंने मेंस लिखा, परंतु मेंस लिखने के पहले मुझे 15 दिन पहले डेंगू हो गया था। अच्छा। तो उस कारण में मेंस की मेरी जो पढ़ाई थी, एक सब्जेक्ट की पूरी रिवीजन मेरी बाकी रह गई। उस समय एक इनपुट आया था नक्सल एक्टिविटी का, नक्सल घूम रहे हैं उस एरिया में। तो एक मैं अपनी बहुत ही छोटी टीम लेकर के, 10 लोगों की टीम लेकर के मैं गया था, जिसको मैं लीड कर रहा था। तो वहाँ नक्सल के साथ में हमारी एक मुठभेड़ हुई। एक नक्सलियों को हम लोगों ने मार गिराया, कई सारे वेपन्स हम लोगों ने बरामद किए थे, नक्सली साहित्य जिसमें कि लेवी का पर्चा और धमकी देने वाले जो उनके पत्र होते हैं वो हम लोगों ने बरामद किए थे। लेकिन काफ़ी बहादुरी से मेरी टीम ने उसमें लड़ाई की थी। तो उस वजह से मेरे साथ साथ मेरे जो और 3 सिपाही थे उनको गैलेंट्री मेडल मेरे ट्रेनिंग। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफ़र ज़िंदगी का। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज रतन चौथे जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और आपको इनकी बातों को भी सुनाएंगे कि क्या कुछ पुलिस विभाग के विषय में या बचपन से कैसा इनका लाइफ स्टाइल रहा, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे मनोज जी से सीधे जुड़ते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। मनोज जी, जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है 1985 में। हालांकि उसके बाद मैं 1986 से महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही रहा हूँ, और वहीं से मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की और आगे फिर मैंने इंजीनियरिंग अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से किया। अच्छा मनोज जी, जैसे पिताजी जो हैं वो क्या करते थे? मेरे पिताजी एक सेकेंडरी स्कूल टीचर थे। वो वर्ष 2016 में रिटायर हो गए हैं और अभी वो महाराष्ट्र के ही पुणे में रहते हैं। अच्छा, पिताजी स्कूल टीचर थे, तो भाई बहन कितने थे आप लोग? मैं और एक मेरी छोटी बहन, ऐसे हम लोग 2 लोग हैं। मेरी छोटी सिस्टर वो भी एक टीचर है। आपको मैं बात बताना चाहूँगा, मेरे घर में अधिकांश लोग शिक्षक है और एक तरह से शिक्षकों के घर से ही मैं आता हूँ। हमारे घर में कम से कम 9 से 10 लोग शिक्षक या प्रोफेसर से। मनोज जी, जिस तरीके से धीरे धीरे आपने पढ़ाई की शुरुआत की होगी, पढ़ाई की शुरुआत करने के बाद आपको स्टार्टिंग फेज़ में जो मित्र बने होंगे, वो मित्र कोई 1-2 याद हैं? बिल्कुल, कई सारे मित्र हैं। आप जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कई सारे मित्र बनते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरी 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो
पुणे डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। उसके पश्चात मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और वहाँ एक मेरा बहुत ही अच्छा मित्रों का ग्रुप बना हुआ था और उस ग्रुप में हम लोग 4 लोग हुआ करते थे जो यूपीएससी करने के लिए दिल्ली चले गए, जिसमें एक वैभव घालमे है, वो अभी दिल्ली में पोस्टेड है और वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में है 2011 बैच के। एक अमित गुरव है, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS इनकम टैक्स में है, वो अभी मुंबई में है, एडिशनल कमिश्नर है। और एक मिस्टर पद्म सिंह पाटिल है, वो भी दिल्ली में ही है और वो 2011 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS 2011 सभी लोगों ने कम से कम उस स्थान को प्राप्त कर लिया। यस, चारों मित्र जो आप लोगों ने सोचा कि भाई अब हमें तैयारी करना चाहिए सिविल सर्विसेज का, वो दिन कौन सा था जब लगा कि नहीं यार ये बेहतर विकल्प है, ये बेहतर रास्ता है? ये चारों ने एक साथ सोचा, क्या निर्णय हुआ उस वक्त? नहीं, इसमें चारों ने नहीं सोचा था। ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद फर्स्ट ईयर में जब था तो मैंने डिसाइड किया था कि यूपीएससी करेंगे, परंतु उस समय कॉलेज में यूपीएससी करने के लिए माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बहुत सारे लोग लोकल जो हमारी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है MPSC, उसके एग्ज़ाम दे करके लोकली वहाँ DYSP या डिप्टी कलेक्टर बन जाते थे। मैंने फर्स्ट ईयर के बाद कई लोगों को मोटिवेट किया कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, यूपीएससी करते हैं। तो इस तरह से आपका था? इनिशिएट मैंने किया था, इसीलिए हम लोंगों ने अपने ग्रुप को नाम भी पायोनियर दिया था। आपका पहला प्रयास था? मेरा सेकंड प्रयास में था। यस। तो जब पहली बार एग्जाम दिया तो उसमें क्या PT मेंस क्या या? मेरा पहले प्रयास में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मैंने मेंस लिखा, परंतु मेंस लिखने के पहले मुझे 15 दिन पहले डेंगू हो गया था। अच्छा। तो उस कारण में मेंस की मेरी जो पढ़ाई थी, एक सब्जेक्ट की पूरी रिवीजन मेरी बाकी रह गई, जिसके चलते मुझे तो डाउट था कि मैं मेंस लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, परंतु 15 दिन में समहाउ मैं रिकवर हो गया और मेंस लिखा। उसके बावजूद मेरा इंटरव्यू का कॉल केवल 7 मार्क्स से छूट गया था। तो मुझे काफ़ी डेंगू आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है क्या? वहाँ डेंगू होता है एग्ज़ाम से पहले, और यहाँ चाईबासा जब आप आए हैं तो यहाँ भी मच्छरों का आतंक रहता है, जैसा हम लोगों की जानकारी है। तो क्या लगता है? देखिए, दिल्ली तो आप जानते हैं कि डेंगू के लिए काफ़ी इनफेमस है। वहाँ डेंगू का हमेशा बीच बीच में इस तरह का चलता रहता है। और जहाँ आज हम खड़े हैं चाईबासा में, मैं यहाँ एज ए DIG चाईबासा रेंज पदस्थापित हूँ, तो ये भी एक घना जंगल का एरिया है। यहाँ पे भी डेंगू और ब्रेन मलेरिया के काफ़ी हमारे जवान जब ऑपरेशन में जाते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। तो ये है यहाँ पे हमेशा से चाईबासा को लेकर के डेंगू वगैरह की दिक्कत रही है। ये कब ठाना था? ये मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद जब मैं था वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उसी समय में यूपीएससी का रिजल्ट आया था और हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से, पुणे डिस्ट्रिक्ट से ही जो ऑल महाराष्ट्र टॉपर थे वो पुणे डिस्ट्रिक्ट से ही थे। क्या नाम था उनका? उनका श्रीकर परदेशी नाम है। अभी वो हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी है उनके वो प्रधान सचिव है। तो उस समय उनका सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी में और वो राज्य के टॉपर भी रहे थे। IAS में उनका सिलेक्शन हुआ था। उस दिन दिमाग में घुस गया, एक 10वीं क्लास का छात्र जो है उनके दिमाग में घुस गया कि भाई मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है। बिल्कुल। 4 मित्र जो आप लोग साथ तैयारी करते थे, कभी विवाद, जब चूंकि एक जगह गद्दा बिछा हुआ है, कुर्सी लगी हुई है, टेबल लगा हुआ है, तो कभी विवाद, ऐसा लड़ाई हो गया हो कुछ इस तरीके का? विवाद ऐसा सच नहीं बोलेंगे, लेकिन जब एक साथ 4 लोग रह रहे हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर के, हम लोग घर में भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ बातों को लेकर के हल्का इंसिडेंट जो याद हो आपको? नहीं, जो मजेदार हो। विवाद की बात तो मुझे याद नहीं है, या उलझन नोकझोंक की भी बात नहीं। नोकझोंक तो कई बार होती थी, बिकॉज हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। एक छोटा सा बात मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे उसी दौरान जो मैंने आपको बताया, एक वैभव मेरा रूममेट था, तो वैभव के पिताजी का एक्सीडेंट में निधन हो गया। तो हम लोग सारे ही मतलब इतने क्लोजली एसोसिएटेड थे और हर एक दूसरे के पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जान रहा था, बिकॉज हम लोग 4 साल साथ भी रहे हुए थे बीटेक में। तो वो सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और हम लोग को तो जो सदमा लगा, लेकिन वैभव को जो सदमा लगा था उसको उस सदमे से बाहर निकालना और फिर तैयारी के राह पे लाना, वो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम बाकी 3 लोगों पर थी। ये ग्रुप ने एक दूसरे को इतना संवारा, और जो अटेम्प्ट में मेरा IPS हुआ, उसी अटेम्प्ट में हम चारों ने इंटरव्यू दिया था। एक ही दिन इंटरव्यू था, 22 मार्च 2010 को चारों लोगों ने एक ही दिन इंटरव्यू दिया हुआ है।
उसमें 2 लोगों का अनफॉर्चुनेटली उस साल नहीं हुआ, मेरा और अमित का हुआ। अमित को उस साल इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिला था, जो कि बाद में 11 में जाकर के उनको फिर यूपीएससी देने के बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला, इनकम टैक्स। तो मैंने मुझे लगता है दोस्ती का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है कि 4 लोग जाते हैं, एक कमरे में रहते हैं और उसके बाद जो है चारों का क्वालिफाई माने इंटरव्यू एक बार होता है और उसके बाद सिलेक्शन भी होता है चारों Yes. लोगों का। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये दोस्ती थी, इस दोस्ती को लेकर आने वाले समय में आज भी हमें मुझे लगता है वही नेचर होगा सभी का। बिल्कुल वैसे ही अभी भी हम लोग जब मिलते हैं, अभी पिछले साल हमारे कॉलेज का, मैं 2003 बैच का इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो हमारे इंजीनियरिंग एंट्री को 20 साल हुए थे 2023 में, तो हम लोग मिले थे। तो जब हम सारे ही मिलते हैं लोग, तो कोई आईएएस, आईपीएस, आईसीएस या कॉरपोरेट सेक्टर वाला नहीं होता, हम लोग प्योरली बीटेक के स्टूडेंट होते हैं। और जैसी एक फ्रेंडशिप होती है, एक अच्छे दोस्तों के बीच जो अच्छी दोस्ती होती है, उस तरह से हम लोग मिलते हैं। अच्छा, बतौर आईपीएस पहले तो ये बताइए कि यूपीएससी जब क्वालिफाई किया तो मन में क्या ये इच्छा थी कि आईएएस मिले या आईपीएस से संतुष्ट? मैंने भी जब यूपीएससी दी थी तो आईएएस बनने के सपने को लेकर ही मैंने दी थी, परंतु 2010 में जब सिलेक्शन हुआ और मुझे आईपीएस मिल रहा था, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, आईपीएस अच्छा है। मुझे काडर भी उस समय था कि अच्छा मिल रहा है, मेरा रैंक अच्छा था, इसलिए फिर मैंने, क्या था आपका? मेरा रैंक 369 था यूपीएससी में। तो उस वजह से फिर मैंने आगे अटेम्प्ट दिया नहीं, हालांकि मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया हुआ था। अच्छा, उसके आगे फिर प्रीलिम्स मैंने आगे, हाँ तो आगे क्यों नहीं दिया? मेंस मैंने दिया नहीं, मैं संतुष्ट हो गया था कि आईपीएस मिल गया है, काडर भी मुझे अच्छा मिलने वाला था। तब तक काडर्स आए नहीं थी, परंतु रैंक के हिसाब से जो एक कैलकुलेशन आप करते हैं, तो था कि मेनलैंड में कहीं पे भी तो अच्छा। ये कैडर क्या आपने कौन सा कैडर सोचा हुआ था? कैडर आपको हर कैडर का प्रेफरेंस देना पड़ता था। झारखंड मिलेगा ये सोचा था क्या कि झारखंड मिलेगा ये सोचा था, क्योंकि झारखंड काफ़ी ऊपर था मेरा। जैसे उस समय 24 कैडर्स की एक सूची थी, उसमें से टॉप 10 में झारखंड मेरा था, इसलिए झारखंड भी मिल सकता है, ये मैंने सोचा था। ये सोचा था। झारखंड में बतौर एसपी कहाँ रहे? मैं झारखंड में 2013 में सिटी एसपी रांची रहा, राजधानी का सिटी एसपी था। उसके पश्चात मैं रेल एसपी धनबाद रहा 8 महीने के लिए। विधानसभा इलेक्शंस 2014 के जब आए झारखंड के, तो उस समय मैं एसपी लोहरदगा था करीब 1 साल। उसके बाद फिर मैं 8 महीने करीब एसपी ट्रैफिक रहा। उस दौरान मैंने काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आया था। आपको याद होगा, एक रांची में उस समय राहगिरी नाम का एक प्रोजेक्ट चलता था। रांची का जो सबसे ज़्यादा भीड़ वाला एरिया है, मेन रोड, वहाँ पे हम लोग संडे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रोड बंद करके वहाँ लोगों को अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो कोई वहाँ स्केटिंग करता था, पेंटिंग करता था, बैडमिंटन खेलते थे लोग मेन रोड पे। तो वो राहगिरी मैंने शुरू किया था नगर निगम के साथ मिल करके। नाइट राइड मैंने शुरू किया था, ट्रैफिक अपडेट एफएम पे देने वाला, क्योंकि कई बार लोग अपने गाड़ियों में रहते हैं और जाम कहाँ लगा ये पता नहीं चलता, और खुद उस जाम में जाके जाम का एक और कारण बन जाते हैं। तो वो आपको अगर लाइव अपडेट मिले तो आप जाम छुड़ाने में भी मदद कर रहे हो और आप अपना भी समय बचाने में मदद कर रहे थे। तो ये मैंने शुरू किया था। उसके बाद मैं 2016 में जुलाई में एसएसपी धनबाद के रूप में गया और वहाँ करीब मैं 2.5 साल रहा। कोई ऐसा मूवमेंट बतौर एसपी जो आपको लगा हो कि हाँ, मैंने इस क्रिमिनल को साफ कर दिया या इस माओवादी को साफ कर दिया तो मुझे अच्छा लगा, वैसा कोई मूवमेंट? 2017 की बात है। आपको याद होगा, धनबाद के जो एक्स डेप्यूटी मेयर थे मिस्टर नीरज सिंह, उनकी सरे शाम हत्या हो गई थी। उनके साथ और 3 लोग थे, उनकी भी गोली मार करके हत्या हुई थी और करीब 100 राउंड्स फायर किए गए थे। तो वो मुझे लगा कि वो एक काफ़ी पेचीदा केस है, उसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होने की भी बात सामने आ रही थी। लेकिन हम लोग जैसे जैसे उस केस को इन्वेस्टिगेट करते गए, तो मुझे लगता है कि धनबाद के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने एक एक आखिरी शूटर तक, जो 4 शूटर फायरिंग किए थे, उनको हम लोगों ने पकड़ा। साथ ही जो कॉन्स्पिरेटर था, जिसने फैसिलिटेट किया था, एड किया था, वो सारे लोग आज सलाखों के पीछे है। आज करीब इस बात को 8 साल होने को है। मार्च में ये 8 साल इस हत्याकांड को हो जाएंगे, परंतु 8 साल से ये लोग अभी भी जेल में है, किसी की बेल नहीं हुई है। आपको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है? यस। वो अवार्ड जो मिला, किस दृष्टिकोण से, क्या देखते हुए? मैं अपने प्रशिक्षण कालावधि में था, जब मैं ट्रेनिंग में था अपने पलामू डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन के दौरान। उस समय मैं पांकी थाना, एक आपने सुना होगा, पांकी थाना में मैं एज ए SHO पोस्टेड था। वहाँ का थाना प्रभारी के रूप में मैं बतौर काम कर रहा था।
उस समय एक इनपुट आया था नक्सल एक्टिविटी का, नक्सल घूम रहे हैं उस एरिया में। तो एक मैं अपनी बहुत ही छोटी टीम लेकर के 10 लोगों की टीम लेकर के मैं गया था, जिसको मैं लीड कर रहा था। तो वहाँ नक्सल के साथ में हमारी एक मुठभेड़ हुई। एक नक्सलियों को हम लोगों ने मार गिराया, कई सारे वेपन्स हम लोगों ने बरामद किए थे, नक्सली साहित्य जिसमें कि लेवी का पर्चा और धमकी देने वाले जो उनके पत्र होते हैं वो हम लोगों ने बरामद किए थे। लेकिन काफ़ी बहादुरी से मेरी टीम ने उसमें लड़ाई की थी। तो उस वजह से मेरे साथ साथ मेरे जो और 3 सिपाही थे उनको गैलेंट्री मेडल मेरे ट्रेनिंग पीरियड में मिल गया था। शादी कब हुई? मेरी शादी 2013 में हुई है, जुलाई महीने में। मनोज जी की धर्मपत्नी पूनम जी और अंजने हमारे साथ होंगे, उनके पुत्र, इकलौते पुत्र हैं, वो भी हमारे साथ होंगे और उनसे भी हम कुछ ना कुछ पूछेंगे कि पिताजी के विषय में वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले उनकी पत्नी के साथ जुड़ते हैं। मैम, कैसा व्यवहार रहता है इनका? इनका तो मतलब बहुत स्वीट है, मेरे प्रति तो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे है एकदम। मतलब शादी बहुत जल्दी हुई हम लोगों की, अरेंज मैरिज थी, बट ऐसा लगा नहीं कि अरेंज मैरिज है कि या फिर बहुत मतलब हम लोग कुछ अलग है, नहीं, मतलब बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी ट्यून। तो आपको ये देखने गए थे या हाँ, पिताजी हाँ, लोगों ने पसंद किया? नहीं, ये देखने आए थे मुझे। तो उस वक्त क्या हुआ जब देखने गए थे? तो देखने आए थे तो मतलब मेरे घर वाले तो बहुत मतलब ऐसे थे कि नहीं तुम देखना नहीं, मतलब जैसे आंखों में आंखें डाल के देखते हैं या कुछ, मतलब नज़र एकदम झुका के रखना, ऐसे मतलब एकदम जो मतलब जैसे विवाह में जो परिपाटी अपनाई हाँ, जाती वो है। भी पूनम ही है उसमें, उनका नाम। तो पूनम, मूवी में हाँ, तो वो एकदम वैसे रहना। तो मैं तो नहीं थी, मैं मतलब मैं इनके पास देखी ही जा रही थी ऊपर से नीचे तक एकदम, कि मुझे बात पीछे से टोका भी जा रहा था कि इतना आंखों में मत देखना, थोड़ी नज़र झुका के, मुझे नहीं शादी करनी है। तो देखेंगे मैं तो भाई। देखूंगी। एंड फिर मुझे इनसे बात भी करनी थी कि एक मतलब थोड़ी ही देर, तो जिससे शादी करनी है उससे थोड़ी देर अकेले में बिना पूरे परिवार के साथ। तो फिर हम लोग बगल वाले कमरे में गए, बात कर रहे थे, तब मुझे इन्होंने बताया था कि देखो मुझे टाइम तो होता नहीं है, मैं सुबह में यूनिफॉर्म पहन के निकलता हूँ, वो रात में ही, तब CTSP थे तो वो रात में ही निकलता है, तो टाइम का थोड़ा इशू होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो अकेले मिलना चाह रही थी, कहीं ये तो नहीं पूछना चाह रही थी कि मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान कोई मिल तो नहीं गई है? ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि आपका एक क्वेश्चन वो ज़रूर हुआ होगा। नहीं, वो क्वेश्चन उस समय तो नहीं था, पर हाँ बाद में मैंने पूछा तो बोले कि अगर मेरी कोई मसूरी में होती तो मैं उसी से शादी करता। अच्छा। मैं जिद पे अड़ जाता और मैं उन्हीं से शादी करता। हाँ, और वही हुआ कि जब तो देखने में स्मार्ट है, फिर मसूरी में कोई नहीं? स्मार्टनेस ही काफ़ी नहीं होता है। दूसरा कि आपको अपने तरफ से भी कुछ होना चाहिए, और वो कभी मकसद था नहीं कि जब मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ तो मेरा अपना एक थिंकिंग था कि जो वाइफ है वो घर संभालने वाली हो, भले ही वो कितनी भी शिक्षित हो, क्योंकि पुलिस की लाइफ ऐसी होती है कि आप 24 में से 18 घंटे, कभी 24 में से 24 घंटे भी बाहर रहते हैं। तब जब बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको आपको कहीं ना कहीं देखभाल करने के लिए घर में काम करने वाली ही वाइफ चाहिए। जैसे अब उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है, परंतु अभी मेरा बेटा छोटा है, अभी स्कूल जा रहा है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उनको अगर लगता है कि वो कुछ काम करना चाहती है, काम करने में इच्छुक है, तो निश्चित रूप से वो काम भी करेगी। आपने आंखों में आंख डाला था या नहीं डाला था? बिल्कुल आंख में आंख डाला था, और उन्होंने भी आंख में आंख डाल करके कई सारे सवाल पूछे थे, और जिसका मैंने ऑनेस्टली जवाब दिया था। जवाब मिल गया। अच्छा, ये बताइए कि जब अब आज की तारीख में जब ये जाते होंगे कभी किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल को शूट आउट करने के लिए, नक्सली मूवमेंट में, वो दिन कैसा गुजरता है? वो दिन पहली बात तो ये मुझे बताते ही नहीं है, जब आ जाते हैं तब बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। मुझे लोहरदगा वाला एक इंसिडेंट अभी भी याद है। हाँ, याद बताइए। लोहरदगा में ये मतलब रात 2-2, 3-3 बजे तक ऑफिस में कुछ ना कुछ काम इनका चलता रहता था। तो मुझे पूरे लोहरदगा में उन्होंने एक चीज़ बताई नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर बाद में लोहरदगा से ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे बताया कि इनके मतलब नक्सली लोगों ने एक छोटा सा उनके ऊपर इनाम भी रखा था। अच्छा। कि मतलब वांटेड काइंड ऑफ, नक्सली वांटेड काइंड ऑफ। ये मुझे लोहरदगा से आने के बाद मुझे बताया उन्होंने। लड़ाई में जीतता कौन है? मैं। आप जीत जाती हैं?
बतौर आईपीएस आप नहीं जीत पा रहे हैं। आप घर पुलिस में- के डर से तो हर लोग खौफ खा रहा है। घर में कोई पुलिस कोई आईपीएस काम नहीं करता है। घर में होम मिनिस्टर होते हैं और होम मिनिस्टर का जो शब्द होता है वो अंतिम होता है। इसलिए लड़ाई ऐसे भी पत्नी जी है, पत्नी जी से कौन जीत पाए है, तो इसलिए लड़ाई में तो जीत उन्हीं की होती, चाहे जो मसला हो। जो भी मसला हो। खाना के ये शौकीन है? बहुत बहुत। क्या खाते हैं? इनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मीठा बहुत पसंद है इनको, और एग्जैक्टली पापा के जैसा है, मीठा खाना बहुत पसंद है, तो मीठा बहुत कुछ बनाने के शौकीन हैं ये घर में? बहुत हाँ। बहुत शौकीन है। मतलब एक मैं सिटी एसपी वाला ही एक हाँ, आपको एक बताइए। ये बताती हूँ, और शादी वाला एक पहले हाँ। मुझे पूछा था इन्होंने कि क्या बनाना आता है। वो जो हम लोग बगल वाले रूम में जो बैठ के हम लोग बातें हाँ, कर रहे थे कि क्या बनाना आता है, तो मैंने बताया मैगी बनाना आता है। तो फिर ये बहुत क्यूटली ये दिए कि अच्छा ठीक है ना, कुक होते हैं, वो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इनको बेसिकली वही से शादी करनी ही थी, इसलिए मतलब मुझे रिझाने का या जो मैंने हर प्रयास इन्होंने हाँ किया। चल रहा था उसी समय से। अच्छा, जिस तरीके से खाना खाने के शौकीन है, आपको खाना में कुछ बनाने की अगर बात हो तो क्या बना के इनको खिला सकते हैं? मैं इनको आज भी मतलब हमेशा ही खिलाता हूँ। इनको मेरे हाथ की जो चिकन दम बिरयानी है वो बहुत पसंद है। बहुत तो, अच्छी बनाते हैं। हम लोग जो कोविड का टाइम था, कोविड के दौरान मैं राजभवन में पोस्टेड था। जब हमारे अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू मैम, तो वो जब झारखंड की गवर्नर थी तो उनके साथ में करीब 13 महीने उनका एडीसी के रूप में काम किया। कोविड टाइम में बहुत कम दौरे होते थे राज्यपाल महोदया के, तो काफ़ी फ्री टाइम हम लोग को मिल जाता था। तो उस समय हम लोगों ने जितने एक्सपेरिमेंट्स कुकिंग में किए वो शायद फिर कभी नहीं हो पाएंगे। राष्ट्रपति मैडम, अब तो राष्ट्रपति हैं, कैसा व्यवहार रहा उनका? मैंने उनके जैसा सुलझा हुआ, डाउन टू अर्थ, हम्बल कोई भी राजनेता आज तक नहीं देखा है। वो उस समय गवर्नर थी, राज्य की प्रथम नागरिक थी, आज वो देश की प्रथम नागरिक है। लेकिन उनका जो विनम्रता है, उनका जो लोगों से ग्राउंड पे लोगों से जुड़ाव है, वो अनपैरेलल्ड है। मैम, बताइए। आप भी मिलती होंगी उनसे? बहुत बहुत। क्या बहुत, लगता था उस वक्त? बहुत मतलब एक इंसिडेंट उनका ये बताना चाहती हूँ। दिवाली का समय था, मेरे एक अंकल आए हुए थे, तो आईजी थे वो रेलवे में, कलकत्ता में पोस्टेड। तो हम लोग उनको घुमा रहे थे राजभवन। तो मैम, जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे चबूतरा बना हुआ था, उसमें नीचे ज़मीन पे बैठ के मैडम अपने हाथों से रंगोली बना रही थी, एंड बिना कोई एसपीजी सिक्योरिटी, बिना कुछ, अपने ही, और उनके साथ एक लेडी हुआ करती थी, उनके साथ बैठ के अपनी दिवाली की रंगोली बना रही थी। तो दैट वाज, वो हम लोगों ने जब देखा, मेरे अंकल ने भी जो देखा, मतलब ऐसे कोई भी ऐसे राजनेता को उनको बताया कि, हम लोग तो राजभवन घूम रहे थे, हाँ। तो मैंने देखा कि पीपल का पेड़ है, वहाँ पे मैडम रंगोली बना रही। तो मैंने कहा कि मेरे आए हुए हैं अंकल जी, तो उनको मिलवा देते हैं। मैं जब उनको मिलाने के लिए गया तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि मतलब गवर्नर होकर के कोई जो है नेता या व्यक्ति इतनी साधारण और इतनी डाउन टू अर्थ कैसे हो सकती है। मैम, घर में बैठकर इनका इंतज़ार करना बेहतर लगता है या कहीं जॉब करती तो वो बेहतर लगता? मुझे घर संभालना, इनके साथ रहना, बच्चों को देखना, मुझे वो बहुत पसंद है। आपको यदि देखें हम लगातार जिस तरीके से आप घर में बेहतर अपने आप को समझ रही हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार, बच्चे के प्रति कौन ज़्यादा, मैंने वर्क जो बच्चे के पीछे करना पड़ता है वो सबसे ज़्यादा कौन कर? मैं ही उसका पढ़ाई लेना, उसका मतलब सारा चीज़ जो भी है, उसके कुछ ये बाहर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाता है, उसको भी चेस के कॉम्पिटिशन्स हो, घर में अरिथमेटिक्स हो। सबसे ज़्यादा कौन मेहनत करते हैं आपके पीछे? पापा तो बाहर रहते तो मम्मी ज़्यादा मेहनत करती है, पर बाहर पापा ज़्यादा मेहनत करते हैं। बाहर जैसे अगर किसी की जान बचाना, नहीं तो बाकी सबको सुरक्षित रखना, तो वो पापा पर जाता है। और अंदर मुझे, मैंने घर के अंदर मम्मी और घर के बाहर पापा। अच्छा, एक बात बताओ, पापा पुलिस के ड्रेस में रहते हैं, तुम्हारी भी इच्छा करती है कि भाई हम भी कुछ करें इसी तरीके का? वो अभी सोचा नहीं है, अभी तो कुछ अलग बनना है। अलग क्या बनना है बताओ?
ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर। अच्छा, तो ऑटोमोबाइल के विषय में पूरी जानकारी है? हाँ। क्या क्या है बता दो, एक दो हम भी जान लें। किसके बारे में? किसी भी गाड़ी के विषय में बता दो। आपको पता है वॉक्सवैगन जो एक गाड़ी की कंपनी है, वो उनके पास बेंटली, जो आपने सुने होंगे मूवीज़ में, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी, ये सब वो लोग ही ओन करते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, जो बेंटली कंपनी है वो एक्चुअली में रियल रोल्स रॉयस है, क्योंकि क्या हुआ था, रोल्स रॉयस अभी की जो है वो 2003 में बनी थी, और जो राजा महाराजा की वाली थी वो रियल है। अभी भी जो रियल रोल्स रॉयस है वो प्लेन के इंजन ही बनाती है। आपको पता है इतना गाड़ी के विषय में? हमको तो नहीं, हमको तो ये बचपन से बहुत सारी गाड़ियों का मतलब ये शौकीन रहा है, और इसका ये जो शौक है या जो लाइकिंग है गाड़ियों के प्रति, ये बढ़ती जा रही है। नहीं, घुमाने लेकर जाते हैं? नहीं सच बोलो। लेकर तो जाते हैं, उतना भी नहीं लेकर जाते। मम्मी सच बताएगी। ये बताइए, कहीं घुमाने लेकर जाते हैं? बताइए आप। घुमाने लेके जाने का प्लान बहुत होता है, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछले हफ्ते हम लोग को घूमने के लिए जाना था, छुट्टियाँ होती है, और अभी जो इलेक्शंस वगैरह का हम लोग का स्ट्रेस था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो छुट्टियाँ थी, छुट्टी अप्लाई भी की थी, छुट्टी ग्रांट भी हो गई थी, फ़्लाइट्स की टिकट भी हम लोगों ने बुक किए हुए थे। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी यहाँ हो गई जहाँ पे मुझे पर्सनली जाना पड़ा 2 दिन कैंप करने के लिए। अभी जो राष्ट्रपति मैडम हैं, जानते हैं आप? हाँ, मैं उनसे मिला भी हूँ, द्रौपदी मुर्मू में। क्या, कहाँ मिले हैं? राजभवन में। कैसी थी वो? क्या सोचते हैं उनके विषय में आप? वो बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत अच्छे थे। एक किस्सा बताता हूँ। हाँ। कि वो 4:30 बजे राजभवन में रोज़ वॉकिंग करने जाती थी, तो फिर हम लोग को बाकी सब एडीज पापा वगैरह को जाने का अलाउड नहीं था। फिर भी मैं भाग कर जाता था उनके पास, और वो इतने अच्छे थे कि वो एक दिन में आता नहीं था तो वो रुकते थे मेरे लिए कि वो कहाँ पर है, और फिर दूसरे दिन मेरे पापा से पूछते थे कि तुम्हारा बेटा नहीं आया। अच्छा, उसका ये है कि अब उस समय अलाउड नहीं था कि मैम जब चल रही है तो बाकी कोई बाहर निकले। की बात नहीं थी बेसिकली, तो मतलब प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। अदरवाइज भी जब गवर्नर वॉक कर रही तो उनके साथ में फिर जो सिक्योरिटी कंपोनेंट छोड़ के और कोई वॉक नहीं करता। लेकिन उनको आदत लग गई थी कि भाई बेटा चाहिए मुझे वहाँ पर। तो ये हाथ पकड़ करके मैडम के साथ में यूजुअली एक राउंड वॉकिंग उनके साथ 1.25 किलोमीटर का राउंड है राजभवन में, तो मैम के साथ में वो चलता था, और फिर एक राउंड के बाद, चूँकि छोटा था तो एक राउंड के बाद थक करके फिर घर आ जाता था। एक दिन वो गया नहीं तो मैम गेट के सामने में रुकी ही रही कि आएगा, और उस समय वो मतलब बीमार था इसलिए नहीं आया। तो दूसरे दिन इनको पूछा गया कि मैं वॉकिंग के लिए निकली थी, तुम्हारा बेटा आता है मेरे साथ वॉकिंग के लिए? कल नहीं आया था, मैं रुकी भी थी तो नहीं आया। तो बोले हाँ वो बीमार था। मतलब उतना इनको अटैचमेंट भी, और वो इतनी है कि वो रुकी रही मैम कि आएगा, अंजने आएगा और हम लोग वॉकिंग करेंगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं जो यूथ, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, कुछ बात मैंने शुरू में आपको बताई थी कि एक ग्रुप होना बहुत आवश्यक होता है। मतलब मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज में केवल हार्डवर्क भी काफ़ी नहीं होता है, केवल लक भी काफ़ी नहीं होता है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन होना चाहिए। युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बड़े या कोई आपके आस पड़ोस वाले लोग बोल रहे हैं इसलिए आप यूपीएससी मत करिए, आपका अपना लाइकिंग हो, आपको अपना इच्छा होना चाहिए, दिली इच्छा होना चाहिए अंदर से कि हाँ मुझे कुछ करना है, समाज के लिए, कुछ देश के लिए करना है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप जब सर्विस में आते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो या अन्य जितनी भी सर्विसेज है, जिस लेवल का एक्सपोजर, जिस लेवल का देश के लिए काम करने का मौका आपको इस सर्विसेज से मिलता है, वो शायद अन्य सर्विसेज में आपको ना मिले। देश के लिए सेवा भाव को लिए मनोज रतन चौथे ने आईपीएस ज्वाइन किया, और आपने सुना कि मनोज, पूनम दोनों की जो बोली थी, भाषा थी, वो एक दोनों के पूरक हैं, और साफ तौर से कहा कि मुझे इससे अच्छा पति नहीं मिल सकता था। ऐसा हर घर में होना चाहिए। आने वाले दिनों में किसी खास मेहमान के साथ किसी खास जगह
फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।